हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 17 नंबर वीडियो है। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 16 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि इतिहास और भूगोल के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज डिस्कशन हमने इस सभी 16 वीडियो में किया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस सभी 16 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इतिहास और भूगोल आप लोग जो है पूरा पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक नया सेक्शन जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान, डेट मीन्स पॉलिटिकल साइंस, जो है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज सबसे पहले जो है फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहले हम इसको जो है देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो है आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन के द्वारा यह बोला गया कि मान लीजिए कि जो है समाज में सामाजिक विभाजन जो है के कगार पे आ चुका है। ठीक है, मतलब समाज विभाजन के कगार पे आ चुका है और आप उसको क्या करना चाहते हैं, तो संभालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। मतलब जो है आप सामाजिक विभाजन को सुधारने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से कौन से जो संदर्भ है उसका यूज नहीं कर सकते हैं, सिंपली यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि एक का जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। नहीं, लोकतंत्र तो बना ही है समाज को सुदृढ़ करने के लिए, संगठित करने के लिए, तो यह विखंडन की ओर नहीं ले जाता है। मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। यह क्या है, गलत है, लोकतांत्रिक आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ जो है क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर 3 कथन आपके सामने दिया गया है और उसमें से आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका जो सही आंसर होगा, 2 का सही आंसर आपका बी होगा। डैट मीन्स कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सही है। कथन 1 के द्वारा बोला जा रहा है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। सही बात है। अगर कोई एक गांव है उसमें 2 वर्ग के लोग रहते हैं तो यह हुआ सामाजिक अंतर, और वह जब दोनों क्या करेंगे, टकराते हैं, तो सामाजिक विभाजन होता है। सही बात है, ये फैक्ट जो है सही है कि जहाँ पर 2 समाज के लोग रहते हैं और एक दूसरे में टकराएंगे तो सामाजिक विभाजन होता है। यह सही बात है। दूसरी क्या है, दूसरा जो है बोला जा रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। सही बात है, एक व्यक्ति का कई पहचान जो है संभव है, अलग अलग रूपों में उसका जो है पहचान होता है, और खास करके जो है यहाँ पर जो है आप जो है अलग अलग जो है पहचान हो सकते हैं कई ना एक ही नागरिक का। लास्ट जो बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। गलत बात, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ भारत जैसे देश में ही सामाजिक विभाजन होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी देशों में सामाजिक विभाजन होता है। तो यह आपका कथन जो है ये क्या है, गलत है। बाकी के जो 1 और 2 आपका क्या है, सही है। इस तरह से आप लोग पूरे डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आपको बता दें कि पहले हमारे समाज में काले गोरे का भेदभाव था अंग्रेजों के ज़मानों में। ठीक है, तो काले गोरे का भेदभाव था, तो उसमें कुछ लोग होते थे जो उसका विरोध करते थे, कुछ उसका सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। जेड गुड्डी जो है इसका विरोध नहीं करते थे, लेकिन आपके जो है मार्टिन लूथर जी थे वो विरोध करते थे। महात्मा गांधी तो खुद काले थे तो वो भी विरोध करते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और ओलंपिक धावक जो है
ये भी जो है विरोध किया करती थी, जो काले गोरे का भेदभाव था उसके ऊपर, लेकिन जेड गुडी कोई विरोध नहीं करती थी। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है इधर ABC करके दिया गया, इधर अवसा करके दिया गया, मिलान करना है कि कौन सा आपका कथन जो है सही होगा। तो देखिए 4 में आपको बता दें कि ए का जाएगा ब के साथ, यानी कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम धर्म से संबंधित देश है। दूसरा है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में आपको बता दें कि धर्मनिरपेक्ष देश है हिंदुस्तान। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब है कि यहाँ सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को समान रूप से रहने का अधिकार है, सब कुछ इसको समान मिलता है, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, जहाँ पर सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले। तीसरा इंग्लैंड, इंग्लैंड कैसा, तो प्रोस्टेट है, ये कैसा है, तो प्रोस्टेट, आप जो है इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारे कहने का क्या मतलब होता है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखिएगा कि जब कभी भी हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं, इसका मतलब है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका पर हम बातचीत कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए। हमेशा स्त्री और पुरुष के बारे में हमें समान सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महिला ये कर सकती है, पुरुष ये नहीं कर सकता है, पुरुष ये कर सकता है, महिला ये नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा कोई धारणा हमें नहीं रखना चाहिए। आप यह सोचिए कि महिला और पुरुष दोनों सभी कामों को कर सकते हैं, और अब तो करती भी है। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को, बोला जा रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो आरक्षण का जहाँ तक व्यवस्था है तो वो पंचायती राज व्यवस्था में ही है। जब आप पंचायत का चुनाव देखते होंगे, जिसमें मुखिया सरपंच का चुनाव होता होगा, तो आप देखते होंगे कि इधर महिला का सीट है, इधर छोटे जाति का सीट है, जिसको आप छोटे जाति नहीं कह सकते हैं, SC ST का। इस तरह से आप वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था देखते होंगे, लेकिन लोकसभा में, विधानसभा में और मंत्रिमंडल में कोई आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें, और यहाँ पर आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, यह भी आपको बताना है। तो 7 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अगर कोई सांप्रदायिक राजनीति करता है, मतलब एक धर्म के लिए राजनीति करता है, तो वह व्यक्ति क्या मानता होगा, वह व्यक्ति मानता होगा किसी एक धर्म को श्रेष्ठ, मतलब हमारा धर्म अच्छा है और उसका धर्म गलत है। जो व्यक्ति सांप्रदायिक राजनीति करता है वो व्यक्ति ऐसा ही मानता है कि ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है और बाकी दूसरा धर्म छोटा है, ऐसा ही माना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। तो 8 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। बोला जा रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। यह बात भारतीय संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है और यह गलत है। भारतीय संविधान ये कभी नहीं कहता है कि भारत में एक ही धर्म होगा, ऐसा कोई भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया है। तो भारतीय संविधान के बारे में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। अभी हम आपको सबसे ऊपर ही बता चुके हैं कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्म एक समान जहां पर जो है रह सके, सभी को सम्मान एक तरह का दिया गया हो। तो यहाँ पर आपका अगर ऑप्शन के अनुसार सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या होगा, सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म क्या है, एक जैसे हैं, समान है। ठीक है, नेक्स्ट आप 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इस बार कौन सही है यह बताना है। तो 10 का यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही बात है, भारतीय संविधान जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए कहता है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जरूर जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग डाउनलोड पहले से करके रखे हैं तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जाए कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती हैं, सांप्रदायिक राजनीतिक जो है वो किस चीज़ों पर आधारित होती हैं। तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, धर्म पर। अगर कोई भी नेता
किसी धर्म के आधार पर राजनीति करता है तो हम उसको कहते हैं कि यह क्या कर रहा है, सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है, मतलब किसी एक धर्म को लेकर के ये राजनीति चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो लिच्छवी गणतंत्र के बारे में आपको बता दें कि 12 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, बिहार में था। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ था, बिहार, आप याद रखेंगे। इस तरह से इस चैप्टर का आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं दूसरे चैप्टर जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को 100% जो है मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी विशेषता जो है संघ राज्य की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक का जो सही आंसर होगा वो आपका जो है सी होगा। ठीक है, एक का सी, यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था इसकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। काफ़ी अच्छा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो याद रखिएगा अमेरिका में कैसी सरकार है, संघात्मक सरकार है, मतलब संघ सरकार है। नेक्स्ट आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है। संघ और राज्यों के बीच आपको बता दें कि 3 सूची में अधिकारों का विभाजन किया गया है, तो 3 का आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। फर्स्ट सूची का नाम है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र का पूरा अधिकार होता है, इसमें केंद्र ही सारा काम करता है। राज्य सूची में राज्य का पूरा अधिकार होता है। समवर्ती सूची में कुछ राज्य और कुछ केंद्र का भी भागीदारी होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को पूछा रहा कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। देखिए सत्ता में साझेदारी क्यों सही है, यह कारण आपको बताना है। तो 4 का यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। सही बात है। साझेदारी क्या होता है कि जब आप देखते होंगे कि 2 दल कभी कभी मिलके चुनाव लड़ते हैं, तो यही कहलाता है सत्ता में साझेदारी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 2 दल पहले से था, तो दोनों दल का अलग अलग क्या होगा, गुट होगा, अलग अलग उसका सपोर्टर होगा, और जब वो साझेदारी कर लेते हैं तो यह विविधता को अपने में समेट लेती है, मतलब 2 दल को वो एक बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि। आपको यहाँ पर कारण देना है कि संघवाद जो है लोकतंत्र के अनुकूल क्यों है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल क्यों है, कारण आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि संघवाद जो है लोकतंत्र के अनुकूल इसलिए है क्योंकि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भी भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी भय नहीं रहता है और संघात्मक सरकार में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। तो यहाँ पर आपका 6 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा बेल्जियम में। कहाँ पर, तो बेल्जियम आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। तो 7 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखिएगा कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो 8 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में जो है यहाँ पर सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था जिस देश में लागू होता है उसमें सरकार कैसा होती है, तो ना का सी ऑप्शन आपका याद रखिएगा द्विदलीय होती है। कैसा होती है, द्विदलीय सरकार होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। भारत के अंदर
लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। तो 10 का सी ऑप्शन याद रखिएगा, क्योंकि लोकसभा में कुल 543 सीट हैं। ठीक है, जो आप सुनते होंगे कि यहाँ से जो है सांसद चुन के गए, तो कितने सांसद है पूरे भारत के अंदर संसद क्षेत्र है, तो 543 संसद क्षेत्र है। ठीक है, और 543 हमारे यहाँ सांसद भी बनते होंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, समवर्ती सूची में रखा जाता है। किसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, यह आपको बताना है। तो 11 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। अभी हम ऊपर जस्ट आपको बताए हैं कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का भागीदारी होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा जो है सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। सरकार का तीसरा स्तर जो है कौन से संशोधन के द्वारा जो है बनाया गया था। तो 12 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखिएगा 73वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है। तो 13 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा पंचायत समिति जो है दूसरा स्तर होती है पंचायत का, और पहला स्तर तो आपका मुखिया होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो 14 का यहाँ पर आप याद रखेंगे राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं सरपंच, तो यहाँ पर आपका सरपंच बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए 2 मोबाइल ऐप है, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों में अलग अलग वहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।